हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया देखो, ऑर्गेनिक हम ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं और आज जो है वो हम ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एनसीईआरटी में आपके एक टॉपिक दे रखा है एमाइंस वाला, ठीक है ना। तो एमाइंस वाला जो टॉपिक है, वैसे तो इस चैप्टर की ज्यादातर रिएक्शंस और ज्यादातर जो भी इस चैप्टर में दे रखा है वो सारा हम कवर कर चुके हैं। जब मैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे एमाइन के लिए बेसिक स्ट्रेंथ या एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ जीओसी में पढ़ चुके हैं हम, है ना। फिर इसके अलावा हम बात करें रिएक्शंस की, तो जैसे अमोनोलाइसिस की रिएक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। अमोनोलाइसिस की रिएक्शन हम ऑलरेडी जहां होफमान एल्कीन बनाने के मेथड हमने पढ़े थे, वहां अमोनोलाइसिस की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, है ना। एनिलीन की रिएक्शन जो है कि एनिलीन किस तरीके की रिएक्शन देता है, ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन में कैसे होती है, तो ईएसआर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसी चैप्टर में आपके बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट वो भी दे रखा है, उसकी रिएक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक रिएक्शन है जो अब तक कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में नहीं आई है, वो एक्सक्लूसिवली एमाइंस के लिए ही है या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, है ना। और आज के लेक्चर के बाद में ऑर्गेनिक आप ये मान लो कि आपकी खत्म हो जाएगी, पूरी रिएक्शंस वगैरह जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के अलावा वो अभी चैनल पर नहीं है, वो धीरे धीरे नोमेनक्लेचर वैसे भी जो वो सिंपल सा काम है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से अगर क्वेश्चन आता है वो आप कर दोगे, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है कर दोगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो टॉपिक मैं छुड़वा दूंगा, वो भी धीरे धीरे जो है चैनल पर जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिकॉर्ड करके जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आज की क्लास के बाद में ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा रही बात बायोमोलिक्यूल की, तो बायोमोलिक्यूल के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम क्लास में यहां पर डिस्कस करेंगे। हर एक लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, तो वो केवल और केवल एनसीईआरटी से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो बची है। इनमें सबसे पहली रिएक्शन जो है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, वो है भैया हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। देखो जी, तो हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो है, ये इसको आप हॉफमान डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रिएक्शन है। क्या करवाना है आपको, एमाइड है ना, RCONH2। एमाइड की रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे Br2 के साथ, ठीक है। और रिएक्शन होगी यहां पर KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है। KOH जनरली देखने को मिलता है, NaOH भी हो सकता है, या फिर जो है वो देखो ये जो है ना Br2 और NaOH, इस पूरे मिक्सचर की जगह आप KOBr या फिर NaOBr भी काम में ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो है पहले KOBr या NaOBr ही बनाएंगे। तो जब रिएक्शन होगी यहां पर, है ना, तो भैया यहां पर बनेगा RNH2, है ना, यानी कि एमाइन बनेगा। तो ये एमाइन बनाने का एक मेथड है, जितने कार्बन इसमें है उससे एक कार्बन का एमाइन बनेगा। एक्चुअल रिएक्शन ये होगी RCONH2, है ना। रिएक्शन हो गई भैया जी Br2, 4 KOH के मॉलिक्यूल काम में आएंगे। और जब रिएक्शन होगी तो एक तो बनेगा RNH2, साथ में जो है यहाँ पर बनेगा K2CO3, साथ में बनेगा भैया KBr, और साथ में जो है यहाँ पर बनेगा क्या, H2O। ये रिएक्शन होगी ओवरऑल, ठीक है ना। तो अब इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल बेस के काम में आते हैं और कितने मॉलिक्यूल Br2 के काम में आते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल तो Br2 का काम में आएगा, 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर बेस के काम में आएंगे। ये है रिएक्शन। अब देखो कि ये रिएक्शन होगी कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ऐसी है कि सबसे पहले मीडियम कैसा है, बेसिक। और हमें पता है कि यार एमाइड का जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। और सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। तो यहाँ से H+ और OH - H2O बाहर होगा, पीछे बनेगा RCO और ये NH, यहाँ चार्ज कैसा आएगा, माइनस। और ये वाला जो है ना, ये अब अटैक करेगा किस पे, Br और Br पर, ये इस पर अटैक करेगा। यहाँ से जो Br- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर जो है वो हमें मिलेगा RCO और ये NH और ये है Br, ठीक, ये कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहीं पर जो है वो OH, एक और एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक और OH बाहर जाएगा, एक और OH बाहर जाएगा तो RCO, और ये आया भैया N- और ये बना Br। फिर देखो एक और OH- की प्रेजेंस में यहाँ पर जो नाइट्रीन बनेगी, RCO, और ये आएगा N। देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन।
तो इस रिएक्शन का ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, इसमें होगा रीअरेंजमेंट, ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ से एल्काइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर, नाइट्रोजन पर। तो यहाँ पर कंडीशन आएगी CO, ये डबल बॉन्ड और ये R। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये इस कंपाउंड का नाम होता है। ये जो एल्काइल आइसोसाइनेट है ना, इसमें अगर R की जगह इफ RCH3 आप काम में लेते हो तो कंपाउंड बनेगा, देखो जरा, CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलेंगे क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और इसी को हम MIC ये बोलते हैं। ये गैस होती है और बहुत ही पॉइजनस गैस होती है ना। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसमें जो ये गैस इन्वॉल्व थी, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। कर्टियस रिएक्शन, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन, तो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो है वो क्या होगा, इसका होगा भैया जी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और हमें हाइड्रोलाइसिस जो है वो करवाना है, कौन सा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो OH माइनस की प्रेजेंस में जो है वो ये वाला बॉन्ड, मतलब ये यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही ये यहाँ अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर, नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे। हालांकि पहले ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं फिर नाइट्रोजन पर, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। R यहाँ आएगा, C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा N और C डबल बॉन्ड O, और इस पर R, इस पर नहीं है, इस पर तो आ जाएगा OH, है ना, OH अटैक कर रहा है ना। और यहाँ आएगा R, यहाँ चार्ज कैसा, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में जो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वाटर है तो ये जो है वो वाटर के साथ इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो OH, ये आएगा CO, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर, अब देखिएगा ज़रा कि N, और इसको आप ये बोल सकते हो, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा NHR। रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, मॉलिक्यूल का वापस से जो H2O की प्रेजेंस में इसका अगेन एक बार और हाइड्रोलाइसिस होगा, और मतलब वापस से H2 का अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। दो चीज़ें मिलेगी, एक तो मिलेगा RNH2, ठीक है, एक मिलेगा H2O, और एक आपको मिलेगा क्या, CO2। इस तरीके से रिएक्शन होगी। और आगे जो है वो ये CO2 जो है वो उसके बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, एक तरीके से जो है K2CO3 बना लेगा। इस तरीके से ये ओवरऑल जो है वो रिएक्शन चलती है, यहाँ पर बेस काम में नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल इस रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म है, सिंपल सा काम। इस रिएक्शन में क्या आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो है वो ध्यान में रखना है कि इन दिस रिएक्शन, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स of base and one molecule of Br2 will be used, ठीक है। तो ये है एक बात। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई इन दिस रिएक्शन amines will forms, है ना, एज मेजर प्रोडक्ट विच हैव वन कार्बन लेस देन एमाइड यूज्ड, ठीक है। तो जो भी एमाइन बनेगा उससे जो है वो एक कार्बन इसमें कम होगा, क्योंकि वो कार्बन जो है किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए जो एक कार्बन कम का यहाँ पर क्या बनेगा, एमाइन बनेगा। क्लियर है बात। फिर देखो और कौन सा ध्यान में रखना है भैया, इस रिएक्शन में जो है ना आपको ये ध्यान में रखना है, चलो वो मैं अभी आपको अलग से लिखवा देता हूँ। पहले इस पर जो है वो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान सा काम है भैया, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। एक कार्बन कम का आपको क्या करना है, एमाइन बनाना है। बीच का CO हटा दो, बाकी जो R और जो NH2 बचा है या जो NH बचा है उसको आपस में जोड़ दो। हाँ जी, देखो कि जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH3 CO NH2, अब एरो पर लिख के दे दिया KOBr। तो भैया देखो वैसे तो जो है वो KOBr है ना, ये हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी काम में लिया था। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में तो यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन होते हैं या फिर एल्कोहल होता है,
है ना। तो अगर एमाइड आ जाए KOBr दे साथ में, तो इसका मतलब आपको हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन करवाना है। ये बीच का CO हटाना है और इन दोनों को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो CH3 और ये बनेगा क्या, NH2। सिंपल सा काम। कोई भी जो है वो आप जैसे मान लो यहाँ पर आप एनिलीन भी इससे बना सकते हो, CONH2 है और यहाँ पर वही KOH दे दिया, साथ में जो है वो आपको दे दिया Br2, तो यहाँ पर एनिलीन भी बन जाएगा। और अगर जो है वो, अब देखना काम की चीज़ कि मान लो दो अलग अलग एमाइड का आपको मिक्सचर दे दे, ठीक है, जैसे मान लो ये दो अलग अलग एमाइड का मिक्सचर दे दिया और यहाँ पर जो है वो आपको KOH दे दिया और ये Br2 दे दिया। आपको सीधा सा काम ये करना है, इसको हटाओ, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इसको हटाओ, इन दोनों को आपस में जोड़ो। आप जो है वो ऐसा नहीं करोगे कि भैया इसको और इसको आपस में, जैसे मान लो यहीं पर नाइट्रोजन जो है मैं लेबलिंग वाला कर देता हूँ, मान लो ये नाइट्रोजन 15 वाला है, इसको रेडियो एक्टिव कर दिया। हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसमें ये बेंजीन रिंग और ये वाला NH2 हो, है ना। आपको जो है यहाँ पर ये CH3 और ये NH2 ही जोड़ना आपस में, CH3 NH2, है ना। और ये नाइट्रोजन 15 वाला होगा। दूसरा वाला जो एनिलीन वाला नाइट्रोजन होगा वो बिना लेबलिंग वाला होगा, वो जो नॉर्मल नाइट्रोजन होगा। अब इसका कंसेप्ट ये है, तीसरा पॉइंट यही है कि भाई आपको ये ध्यान में रखना है, इन दिस रिएक्शन क्रॉस प्रोडक्ट will not forms because intramolecular rearrangement will takes place। तो हमने अभी देखा मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट जब होता है तो वो इंट्रामोलिकुलर होता है। और इंट्रामोलिकुलर कैसे होता है कि भैया ये CH3 हटके इस नाइट्रोजन पर ही शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कि इसका CH3 मिक्सचर लिया है तो इसका CH3 हटके जो इस वाले नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इसमें कभी जो क्रॉस वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अगर ऐसा दे दिया CH3, यहां दे दिया CH2 CO, ये है भैया NH2 और यहां पर जो है वो आपको साथ में CO और ये है NH2, ये 15 वाला है और यहाँ पर दे दिया भैया KOH और साथ में Br2। तो आप क्या करोगे भैया, आपको केवल एक कार्बन कम करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, एक कार्बन कम करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है बनेगा इन दोनों एमेन का मिक्सचर, NH2 और साथ में जो है ये आएगा, यहाँ आएगा NH2 और ये नाइट्रोजन कौन सा है, 15 वाला है। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास एक तरीके से हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सा काम है, बहुत आसान सा काम है। एक चीज और ध्यान में रखनी है भैया, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, ये भी मैं लिख देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव एमाइड है और ऑप्टिकली एक्टिव एमाइड में हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन आपको करवानी है। जैसे मान लो ये कंडीशन आ गई, CH3, यहाँ पर जो है वो कुछ मान लो फिनाइल है, ये H है, यहाँ CO और ये है NH2। इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा RS जो भी हो सकता है ना। तो KOH और साथ में Br2 के साथ रिएक्शन करवाया। सिंपल सा काम, बॉन्ड को ब्रेक करो, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जो कॉन्फ़िगरेशन इधर है एज इट इज इधर आएगा, NH2 इस तरफ है तो इस तरफ ही रहेगा, ये फिनाइल, ये CH3H, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R will remains same in this reaction। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन है जिसको हमने क्या बोला है, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन बोला है। सिंपल सा काम है भैया, अब तक हमने कभी मतलब कहीं पर भी इसकी बात नहीं करी थी, यहाँ पर हमने इसको देख लिया। तो ये पहली रिएक्शन बाकी थी, हॉफमान ब्रोमेमाइड। अगली जो रिएक्शन है ना, वो है भैया हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये 2-3 रिएक्शन है जिनमें हॉफमान आता है, ठीक है। तो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिर एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे हॉफमान मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एमीन, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो सेकंड रिएक्शन है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, देखो मस्टर्ड ऑयल जो है वो क्या होता है, सरसों का तेल होता है। तो यहाँ पर जरूर जो है उसके जैसा कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता होगा। हमारे पास भैया जी RNH2 है, बोले तो 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है।
आपको 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन करवानी है भैया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, है ना, CH2 के साथ। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर। तो पहले बनेगा RNH, ये कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर पर माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये सल्फर जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक कंपाउंड बनेगा हमारे पास RNH और यहाँ आएगा कार्बन डबल बॉन्ड और ये आया S और ये H। आगे इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवानी है HgCl2 के साथ। तो जब HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो इस तरीके से जो 2 HCl के मॉलिक्यूल बाहर होंगे। हालांकि मैकेनिज्म अलग है, इतना ज़्यादा डेप्थ में हमें जाना नहीं है, और हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन नहीं है। इससे पहले वाली रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी की हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है ना। तो HCl बाहर हुआ, एक जो है यहाँ से HgS बाहर होगा, Hg और ये S, पीछे एक मॉलिक्यूल बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। इसका नाम होता है एन एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अभी हमारे पास बना था क्या, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये है एन एल्काइल, या पहले वाले को भी आप बोल सकते हो एन एल्काइल आइसोसाइनेट, ये है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड होता है ना, ये स्मेल एंड लुक्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, है ना। तो ये जो है वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है ना, इसी के नाम के बेसिस पर। और यहाँ पर HgS का जो पीपीटी है वो साथ में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर इसको हम हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। केवल 1 डिग्री एमाइन ये रिएक्शन देती है ना, तो ओनली 1 डिग्री एमाइन विल गिव्स दिस रिएक्शन। तो केवल 1 डिग्री एमाइन ये रिएक्शन देती है, तो हम इससे 1 डिग्री एमाइन को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है अपने पास हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एक और रिएक्शन है और वो है हॉफमान मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ एमाइंस। देखो एक अपने पास रिएजेंट होता है जिसको हॉफमान रिएजेंट बोलते हैं, देखिएगा, हॉफमान्स मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ एमाइंस, ठीक है। सीधा सा काम है भैया, देखो कि एमाइंस के सेपरेशन के लिए एक रिएजेंट होता है। रिएजेंट हमारे पास ये है भैया, डाई इथाइल ऑक्सिलेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ऑक्सिलेट। और ये जो डाई इथाइल ऑक्सिलेट होता है, इसी को हम बोलते हैं हॉफमान्स रिएजेंट, यहां पर है ना, हॉफमान्स रिएजेंट। तो इसी को जो है वो हम बोलते हैं हॉफमान रिएजेंट भी बोल सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेता कि कौन सा हॉफमान रिएजेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी की रिएक्शन नहीं है, है ना। तो लेकिन कई बार जो है वो मॉड्यूल सोल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अब होगा ये कि भैया जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, देखो 1 डिग्री एमाइन के साथ, तो 1 डिग्री एमाइन अलग तरीके से रिएक्शन करेगी, ये COC2H5। 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन हमने करवाई NHR, ये R NH2 है ना, H को अलग कर दिया और 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे NHR, है ना। ये तो रिएक्शन हुई 1 डिग्री एमाइन के साथ। फिर 2 डिग्री एमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर केवल एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेगा। देखो कैसे, ये 2 डिग्री एमाइन है, अब 2 डिग्री एमाइन में एल्काइल ग्रुप के कारण स्टेरिक इंटरेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर जो केवल एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर पाता है 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। और 3 डिग्री एमाइन तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। यहां से जो एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल बाहर, यहां पर एथेनॉल का केवल एक मॉलिक्यूल बाहर होगा, एक कंपाउंड बनेगा भैया जी यहाँ पर CO और ये NHR, CO और ये NHR, ठीक है। इसको जो है वो हम बोलते हैं एन एल्काइल या एन डाई एल्काइल ऑक्सामाइड, और ये जो ऑक्सामाइड है ये सॉलिड होता है। तो 1 डिग्री एमाइन ने सॉलिड सब्सटेंस दिया। 2 डिग्री एमाइन ये जब रिएक्शन करेगा तो भैया यहां पर ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं भैया जी ऑक्जेमिक एस्टर, ऑक्जेमिक एस्टर, ठीक है। और ये जो ऑक्जेमिक एस्टर होता है ये लिक्विड होता है,
ठीक है। और भैया जी 3 डिग्री एमाइन जो है कोई रिएक्शन करता नहीं है, तो क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, सॉलिड बनाया, सॉलिड से जो वो अलग कर दिया, ये लिक्विड बनाया, इसको अलग कर दिया, और 3 डिग्री जो वो अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम तीनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा, ये सेपरेशन की भी रिएक्शन है और डिस्टिंग्विश की भी रिएक्शन है, तीनों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग, किसमें 1 डिग्री एमाइन है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। 1 डिग्री में सॉलिड बन रहा है, 2 डिग्री में लिक्विड बन रहा है, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं कर रही। तो सेपरेशन भी हो सकता है, डिस्टिंग्विश भी हो सकता है। अब एक रिएक्शन और बताते हैं भैया, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो देखो जरा, ये रिएक्शन जो मैं बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब जो है वो मैं आपको 2-3 रिएक्शन बताऊंगा, ये दोनों तीनों रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी की ही है, ठीक है। देखिएगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट से जो है वो आपको क्या करना है, सेपरेट भी कर सकते हो, डिस्टिंक्शन भी कर सकते हो। कहने का मतलब तीनों को पहचान सकते हो अलग अलग आप, है ना। अब पहले तो आप ये समझ लो कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ना, ये होता है भैया, एक कंपाउंड होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी से हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब आप समझना कि आजकल क्या हो रहा है, यहां पर जो पैराटोलुइन भी ले सकते हैं, इसकी जगह बेंजीन की जगह पैराटोलुइन भी ले सकते हैं, सेम रिएक्शन होगी। अब ये तीनों के साथ अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा। जैसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, अगर 1 डिग्री एमाइन है RNH, ठीक है, ये तो है भैया जी हमारे पास क्या 1 डिग्री एमाइन, रिएक्शन होगी, यहां से HCl बाहर होगा, और HCl बाहर होगा तो पीछे कंपाउंड बना भैया SO डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा NH और ये R, इसको हम बोलते हैं भैया N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और आप देखो इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जो कंपाउंड है इसको जैसे ही आप बेस में मिलाओगे तो दिस इज सॉल्यूबल इन बेस। ये जो है ये बेस में क्या होता है, घुल जाता है, बेस में जो सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा कि भाई यही है अपने पास, अगर आप 2 डिग्री एमाइन की रिएक्शन करवाओगे इसके साथ, तो 2 डिग्री एमाइन में देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास है 2 डिग्री एमाइन, है ना। तो इसकी रिएक्शन जब करवाओगे, ये HCl बाहर हुआ, तो HCl बाहर होगा तो यहां पर बनेगा S डबल बॉन्ड O, और ये N और ये R, ये R, यहां पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NN डाई एल्काइल। तो ये हो गया अपने पास NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, ये है। और ये जो है इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन बेस, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए ये बेस में घुलेगा नहीं। और तीसरा जो हो, अगर आप 3 डिग्री एमाइन यहां पर लेते हो, तो भैया मेरे 3 डिग्री एमाइन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 3 डिग्री एमाइन जो हो इसके साथ कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये है साथ में जो है, मान लो कोई 3 डिग्री एमाइन है, ये R, ये R, ये R, ये 3 डिग्री एमाइन, तो यहां पर वास्तव में कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो इस रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, तीनों को सेपरेट कर सकते हो, इवन तीनों को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक रिएक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया जी कार्बिल एमीन टेस्ट। देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास एक रिएक्शन होती है कार्बिल एमीन टेस्ट, या इसको जो है वो हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म हम इसकी नहीं देखेंगे, है ना। तो होता ये है कि हमारे पास 1 डिग्री एमाइन है, ये है भैया क्या 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म CaCl3 और साथ में KOH के साथ। इवन ये दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डाइक्लोरोकार्बिन बनाएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा,
ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ ये मैकेनिज्म का पार्ट है ना, हालांकि मैकेनिज्म में हमें जाना नहीं है। तो यहाँ एक कंपाउंड बनेगा भैया एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और भी साइड में जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे है ना, जैसे KCl हो जाएगा है ना, वाटर हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे 3 KCl हो गया, साथ में जो यहाँ पर 3H2 हो गया, इस तरीके से रिएक्शन होगी है ना। यहाँ 3 KOH काम में आ जाएगा, तो ये रिएक्शन है ना। अब आप इसमें समझना कि ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है ना, ये फाउल स्मेल कंपाउंड होता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। कहने का मतलब ये भयंकर बदबूदार कंपाउंड होता है, बहुत बदबू आती है इस कंपाउंड में, ठीक है। और ये जो है ये 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन से बना है। तो ये एक तरीके से 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है ना। तो इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे एक आपको कंपाउंड दे दिया है ना, आपको बोला क्वेश्चन में कि एक कंपाउंड है, इसको टेस्ट ट्यूब में मिलाया, इसमें क्लोरोफॉर्म KOH मिलाने पर कंपाउंड से जो भयंकर एक बदबूदार कंपाउंड बनता है या फाउल स्मेल कंपाउंड बनता है, तो एक को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वो कंपाउंड जो जरूर 1 डिग्री एमाइन होगा, केवल 1 डिग्री एमाइन ही ये टेस्ट देता है ना। ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों हो सकता है। इवन एनिलीन अगर होगा यहां पर तो वो भी ये टेस्ट देगा। ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन गिव्स दिस टेस्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बिल एमीन टेस्ट। क्लियर है बात। और फिर जो है वो आपको ये है कार्बिल एमीन टेस्ट। एक और हम बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइन विथ HNO2। हालांकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है ना। तो भैया देखो 1 डिग्री एमाइन है RNH2, HNO2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। या आप ये बोल दो इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ हमने करवाई, तो यहाँ पर पहले बनेगा एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये होता है अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल होता है तो टूट के आगे जो वो आपको कार्बोकेटाइन देगा, और फिर वाटर का अटैक होगा, तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, ROH एल्कोहल बनेगा। और अगर यहीं पर जो है वो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, मतलब अगर ये अपने पास होता है, एनिलीन होता है, तो वही HNO2 के साथ रिएक्शन होती है ना। और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, 0 से 5 पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बनता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है ये हम बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग तरह के कंपाउंड को जो है सिंथेसिस करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो ये था, ये सारी रिएक्शन, लास्ट की तीनों रिएक्शन जो है वो NCERT की है। तो भैया अब जो है वो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब हमने NCERT की कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ी है, मैंने सारी रिएक्शन जो है वो आपको बता दी है। रही बात बायोमोलिक्यूल की, तो वो नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये है भाई, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट है। बाकी जो है वो उम्मीद करते हैं क्लास जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारी चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।